सुप्रभात। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि मूर्तिकार सभी राज्यों की परिक्रमा करके जब वापस पहुंचता है और वहां आकर कहता है कि जॉर्ज पंचम की नाक से मैंने जितनी भी प्रतिमाएं देखी, मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था, उन प्रतिमाओं की नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यहां इसका अर्थ भी मैंने बताया था कि इसके पीछे क्या व्यंग छिपा हुआ है। मैंने हमारी बलिदान जिन लोगों ने दिया था देश के लिए, यानी जो शहीद हमारे लोग थे या जो देशभक्त थे, देशभक्त कहना ज्यादा अच्छा होगा, जिन्होंने खुशी खुशी अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया देश को आजाद कराने के लिए, उनके लिए सबसे सटीक शब्द होता है देशभक्त। और आप लोगों ने नेताजी का चश्मा नामक पाठ में भी पढ़ा होगा कि उन्हीं देशभक्तों का किस तरह से तिरस्कार वर्तमान समय में हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है या उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो इस विषय पे पहले से ही चर्चा हो चुकी है, मैं इस विषय पे और चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर रचनाकार ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर कर दिया है। तो जब वो आकर बोलता है कि पंचम की नाक से है जो सभी की नाक जो है बड़ी निकली, अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं, सुनकर सब हताश हो गए और झुझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बढ़ाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। अब यहां पे स्थिति कुछ हद तक आपको स्पष्ट हो गई होगी। जो अभी तक मैं आप लोगों को देशभक्तों के बारे में या अपने शहीदों के बारे में बता रहा था, जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया था देश को आजाद कराने के लिए, तब इस घटना से स्थिति और भी आप लोगों के सामने स्पष्ट हो गई होगी। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि बड़े देशभक्तों के साथ तो उनकी नाक फिट बैठी नहीं। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। क्यों? क्योंकि किसी के भीतर स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, शोषण या दूसरे को प्रताड़ित करने की भावना नहीं थी, जो अंग्रेजी शासकों ने हम भारतीयों पर, यानी उस समय के जो भारतीय थे उन पर जो किया था। और बच्चों ने भी तो अपनी शहादत दी थी, तो उनकी नाक कैसे जॉर्ज पंचम के नाक से छोटी हो सकती थी या उनके समान हो सकती थी? क्योंकि यहां देश प्रेम है, देशभक्ति है, कहीं भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ का भाव नहीं है उनके भीतर। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, मैंने उसको भी रंग कर दिया गया था अच्छी तरह से, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बार बार देखिए घूम फिर कर हम लोग इसी प्रसंग पे आ जा रहे, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी यहां पर किसकी नाक नहीं है? किसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान नष्ट हुई है? अंग्रेजी शासन व्यवस्था की, अंग्रेजों की। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। मैंने इससे तो अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। देखिए उसकी फिर इस स्थिति को यहां पे उजागर करने की कोशिश की गई है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहले शर्त दोहराई। मैंने पहली शर्त क्या थी? कि कमरे को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए, कोई भी वहां पर पत्रकार यानी रिपोर्टर जिसको कहते हैं कोई भी ना हो। उसी शर्त को फिर से दोहराता है। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, ये मूर्तिकार के विचार हैं, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से, उस समय देश की आबादी 40 करोड़ थी हमारे,
आज तो आजकल आप लोग जानते हो 130 करोड़ से ऊपर ही हो गई होगी, कम नहीं होगी। कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। जिंदा नाक, यानी यहां जिंदा नाक किसका प्रतीक है? ये सारी जो भी घटनाएं हम लोग पढ़े देखिए, ये प्रतीकात्मक है। यहां जिंदा नाक प्रतीक है कि आज हम भले ही अंग्रेजों की चुंगल से हमें आजादी मिल गई हो, हम आजाद हो गए हो, लेकिन आज भी निम्न वर्ग का जो तबका है, जो लोग हैं, आज भी ऐसे कई पूंजीपति वर्ग के लोग हैं या नेतागण हैं, मंत्रीगण या बड़े बड़े अधिकारीगण हैं जिसके सामने उन लोगों का कोई महत्व नहीं है। आज भी वो शोषित हैं, प्रताड़ित हैं। इस घटना की तरफ रचनाकार संकेत करना चाहते हैं। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया, मैंने वो भी चौंक गया, भौचक्का रह गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। यह है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारी वर्गों की मानसिकता, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि अपने स्वार्थ की हेतु अगर उनका वश चले तो अपने देश को भी बेच दे, देश को भी गुलाम बना दे। मैं यहां देशभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, सेना पे डटे हम जवानों की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो देशभक्त हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो भ्रष्ट हैं, जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर सत्य और धर्म नहीं होता तो ये दुनिया नहीं रहती। सच्चाई यही है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया, यानी जो समस्या थी उसका समाधान मिल गया है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, मैंने वहाँ पर जो पानी था उसमें जो गंदगी थी उसको सब साफ किया गया। उसकी दवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अखबारों में इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। यानी यहां पर यह कहना रचनाकार का उद्देश्य है कि हम भले ही हम आज़ाद हो गए, 1947 में हमें आज़ादी मिल गई हो, लेकिन अभी भी हमारी जो मानसिकता है आज़ाद भारतीय की नहीं है। आज भी उनके आगमन पे जिस तरह की तैयारी हो रही है या तैयारियां की जा रही हैं, या जिस तरह से दूसरे वर्ग का यानी अपने ही देश के लोगों का जो शोषण हो रहा है, यह कतई उचित नहीं है। लेकिन उस दिन अखबारों के में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। क्या यह हो सकता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ हो? कतई संभव नहीं है। कार्यक्रम हुए थे, लेकिन यहां पे एकमात्र उद्देश्य क्या था? एलिजाबेथ जो आ रही थी उनकी खबर को ही मुख्य रूप से अपने अखबारों में छापना या अपने अखबारों का विषय बनाना। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। बुद्ध माने पत्थर की प्रतिमा के लिए नाक तो एक चाहिए थी। ताकि ऐसा क्या हो गया?
कि किसी ने पूरे देश में घटने वाली किसी घटनाओं को ही अपने अखबार का विषय नहीं बनाया। तो ये था पूरा जॉर्ज पंचम के नाक विषय के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।